Zavinav Rai and welcome to Electrical for All. If you have not subscribed our channel, please subscribe for the latest updates. आज जैसा कि हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रोटेक्टिव रिले. इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की थी लाइक प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी बेसिक सर्किट क्या है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है. नेक्स्ट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिले के अंदर होनी चाहिए जब हम उसे डिज़ाइन करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. नेक्स्ट कुछ उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था कि रिले टाइम क्या है, ब्रेकर टाइम क्या है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या है. नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था कि भाई करंट सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है. फिर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में हम लोग आए थे. टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कशन किया था. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिले, बिकॉज एज अ इंजीनियर जब आपको रिले को सेट करना होता है तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. और लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हम रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकालते हैं, कि हमारा जो रिले है वो कितने देर में ट्रिप करेगा. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली थी. उसके स्टेप्स बता दिए थे कि कैसे एक्चुअल रिले का ऑपरेटिंग टाइम निकाला जाता है. आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ रिले के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द एग्जाम्पल 9.1 बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि टाइम ऑफ ऑपरेशन बताइए IDMT रिले का अगर उस रिले की रेटिंग क्या है 5 एम्पियर एंड हैविंग सेटिंग ऑफ 125%. कितनी की सेटिंग की गई है वहाँ पे 125% की. टाइम TMS जो है हमारा वो 0.5 का दिया गया है. द रिले इज करेक्टेड थ्रू द CT का आपको रेशियो दिया हुआ है 400/5 एम्पियर. मतलब प्राइमरी में CT की जा रही है आपकी 400 एम्पियर और सेकेंडरी से हमको कितना मिल रहा है 5 एम्पियर. अब बोल रहा है कि फॉल्ट करंट है भैया 4000 एम्पियर और ऑपरेटिंग टाइम फॉर PSM. अगर आप PSM कैलकुलेट करके निकालते हो 8 तो ऑपरेटिंग टाइम उस PSM के लिए कितना होगा 3.2. तो आपको अब क्या निकालना है आपको निकालना है IDMT रिले का क्या ऑपरेटिंग टाइम. तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग, है ना. तो पहला स्टेप जो बोला है हमने, जो पहले हमने डिस्कशन किया था, तो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है फ्रॉम द CT रेशियो वी फर्स्ट सी दैट द रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ CT से CT रेशियो इज 100/1 एम्पियर. देन CT सेकेंडरी करंट इज हाउ मच 1 एम्पियर. तो यहाँ पे भी चेक कर लो भाई CT की सेकेंडरी करंट कितनी दी हुई है. यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कितनी दी हुई है 5 एम्पियर. अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बोल रहा है फ्रॉम द करंट सेटिंग वी कैलकुलेट द ट्रिप करंट ऑफ द रिले से करंट सेटिंग ऑफ द रिले इज 150%. सो ट्रिप सेटिंग कितनी होगी या ट्रिप करंट कितनी होगी, तो उसके लिए हमको पहले करंट सेटिंग देखनी होगी. तो क्वेश्चन में करंट सेटिंग मान लीजिए दी हुई है आपकी कितनी दी हुई है. क्वेश्चन में दी हुई है आपको 125%. तो ट्रिप करंट कितनी हो जाएगी भाई 125% के हिसाब से, है ना. वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले, तो पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले के लिए हमको कितनी चाहिए 125%, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम यहाँ पे. तो 125% को अगर आप वैल्यू में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 125/100. और जो CT का सेकेंडरी करंट है वो कितना है 5 एम्पियर. तो पिकअप वैल्यू कितनी मिल गई हमको 6.25 एम्पियर. तो ये मेरा सेकेंड स्टेप क्या हो गया कंप्लीट. थर्ड स्टेप में आते हैं. थर्ड स्टेप बोलता है कि आप निकालो PSM की वैल्यू. PSM मतलब क्या, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. तो PSM की वैल्यू आप कैसे निकालोगे. PSM के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, रिले फॉल्ट करंट और पिकअप करंट. तो रिले फॉल्ट करंट हमने नहीं निकाला है, पिकअप करंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. तो पिकअप करंट हमारा कितना आया है 6.25 एम्पियर. अब अगर हम रिले का फॉल्ट करंट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले तो चेक करेंगे कि भाई मेरी फॉल्ट करंट जो एक्चुअल फॉल्ट करंट है वो कितनी है 4000 एम्पियर. अब मान लीजिए कि आप जब 400 एम्पियर दे रहे थे तब आपको कितना मिल रहा था CT के सेकेंडरी में 5 एम्पियर. अब जब आप 4000 एम्पियर देंगे उसी CT के प्राइमरी में तो आपको सेकेंडरी में कितना मिलेगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. तो
वही जो वैल्यू होगी वो रिले की करंट वैल्यू होगी जब फॉल्ट आया होगा। तो उसको यहाँ पे देखिए निकाला गया है, रिले करंट आई आर दैट विल बी आई एफ बाई सी टी रेशियो। तो आई एफ फॉल्ट करंट कितनी आई है हमारी 4000 एम्पियर और सी टी रेशियो हमारा कितना है 400/5। तो हम कैसे निकाल लेंगे, रिले करंट कितनी आ जाएगी हमारी 50 एम्पियर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमको दोनों वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू पता है तो हमको कितना आया है रिले का करंट 50 एम्पियर और द पिकअप वैल्यू कितनी आई है 6.25 एम्पियर। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको पीएसएम मिल जाएगा। पीएसएम कितना आ गया हमारा 8 और एक्यूरेट 8 के लिए यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है कि अगर 8 आपका पीएसएम आता है, 8 अगर आपका पीएसएम आता है तो उसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा 3.2 सेकेंड। अब हम एक्चुअल टाइम निकालेंगे तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, देखिए अगर आप एक्चुअल रिले में जाओगे तो आपको एक कर्व दिया रहेगा जो कि पीएसएम और टाइम का कर्व होगा। तो हम वहाँ से उस कर्व से हम पहले चेक करेंगे कि हमारा पीएसएम कितना आया है, वहाँ से हम चेक करेंगे कि भाई उसके करस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू कितनी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, डायरेक्ट वैल्यू दी है, बोला है कि भैया 8 के लिए 3.2 होगा, तो 3.2 हमने नोट डाउन कर लिया। अब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर दिया हुआ है टीएमएस जिसको बोलते हैं, वो दिया है आपका 0.5। तो 0.5 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। यही सारी चीज़ें आपकी स्टेप्स में भी लिखी हुई हैं। 5 स्टेप्स हैं ऑपरेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, एन आईडीएमटी टाइप ओवर करंट रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ फीडर थ्रो 500/1 एम्पियर सीटी। द रिले हैज PS of 125% and the TMS of 0.3. Okay, find the time of operation of the said relay if the fault current of 5000 ampere. तो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि फॉल्ट करंट कितनी है 5000 एम्पियर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रिले करंट कितनी आएगी 5000/500/1। तो हम वहाँ से रिले करंट निकाल लेंगे, जो रिले करंट हमारी आ गई कितनी 10 एम्पियर। अब पिकअप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितने पे मेरा रिले सेट है वो चेक करेंगे। तो वो यहाँ पे चेक किया तो हमको दिख गया भाई रिले मेरा सेट है 125% पे। 125% के बाद सीटी का जो सेकेंडरी का वैल्यू है वो कितना है ना। तो 125 बाई जब आप 100 करोगे मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो यू विल गेट 1.25 एम्पियर। अब दोनों चीज़ें आपको मिल गई तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पीएसएम फाइंड आउट करोगे। पीएसएम फाइंड आउट करने के बाद जैसे कि पीएसएम हमको 8 मिल गया, अब हम इस टेबल पे आएंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट पीएसएम उसकी करस्पॉन्डिंग टाइम वैल्यू कितनी है। तो उसकी टाइम वैल्यू है कितनी 3.2। अब देखेंगे कि भैया कितना टीएमएस दिया हुआ है हमको, है ना। टीएमएस की वैल्यू कितनी दी हुई है, टीएमएस की वैल्यू दी हुई है 0.3। तो 3.2 को अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मिल जाएगा। दैट इज सो इजी, है ना। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रिले, कि कितने तरह के रिले हमारे पास अवेलेबल हैं और जो कि हमको सिलेबस में पढ़ना है। तो प्रोटेक्टिव रिले की अगर हम डिस्कशन करें तो टोटल 3 तरह के रिले हम लोग को डिस्कशन करने हैं। एक नंबर है इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले, दूसरा है स्टैटिक रिले, फिर हम लोग को डिस्कशन करना है क्या, माइक्रो प्रोसेसर रिले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले में हम 2 अलग अलग चीज़ें डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक में 2 अलग अलग टाइप्स आते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप और इंडक्शन टाइप। ठीक है, तो अट्रैक्शन टाइप में भी वैसे ही आपका अलग अलग टाइप्स हैं, इंडक्शन टाइप में भी अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ रिले, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कशन करना है वो है अलग अलग टाइप का प्रोटेक्शन। तो ओवर करेंट प्रोटेक्शन क्या है, डिस्टेंस रिलेइंग क्या है, डायरेक्शनल रिले किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल रिले किसको बोलते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में हम लोग अलग अलग चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लाइक इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले क्या होता है, इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्या होता है। बहुत इजी चीज़ें हैं, बस आपको उसका कंस्ट्रक्शन जान लेना है और उसका ऑपरेशन जान लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप। अब तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है ना। तो अगर सिंपल सा अगर एक हम प्रैक्टिकल करें, एक कोर ले, मतलब एक स्टील की पाइप लें और उसके ऊपर हम लोग क्या कर लें, वायर को वाउंड कर दें। ठीक है,
वायर को वाउंड कर दे और उसमें करंट फ्लो कराए। तो जब हम वायर को वाउंड करते हैं, कॉमन सी बात है, अगर हम किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब हमने वायर को वाउंड कर दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या, स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो वाउंड वायर होगा वो एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वही कुछ फेनोमेनन है यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले में। ठीक, तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल भाषा में कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑपरेटिंग क्वांटिटी विच इज एक्सर्टेड ऑन द आर्मेचर, मूविंग आयरन और प्लंजर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स इन द एयर गैप। तो जो फ्लक्स बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, उनके कारण जो फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स। वो प्रोपोर्शनल होता है कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा और उसके चलते जो आयरन मूव होगा वो कितना फास्ट होगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से अगर आप चेक करोगे ये जो चीज़ें हैं इनको पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इनको देखते हो बाकायदा तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, वायर को वाउंड कर दिया है। वायर को वाउंड किया तो ये एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, तो मैग्नेट क्या करेगा भाई, आयरन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, जैसे ही आप उसमें करंट भेजोगे वो अपनी तरफ क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ये अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही उसमें करंट जा रही है इस वाले फील्ड में तो ये अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही एक फेनोमेनन है यहाँ पे। या उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो दो अलग अलग तरीके से डिस्कशन की जाती है। पहला जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जब हम उसमें डीसी करंट भेज रहे हैं तब क्या होगा, और जब हम उसमें एसी करंट भेज रहे हैं तब क्या होगा। तो जब हम डीसी करंट भेजते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले में तो क्या होगा भैया, दो अलग अलग तरह के फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स जो हम करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं वो फोर्स जो लगा रहा है वो, जिसको एफई के नाम से बोला जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ये वाला डायग्राम तो एक फोर्स ये जो वायर वाउंड किया गया है यहाँ पे उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस बार पे फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा फोर्स है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा जो फोर्स है वो है ठीक, और जो दूसरा फोर्स है आपका इस जो बार पे स्प्रिंग के कारण लग रहा है। यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है, अब क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग क्यों लगी हुई है ना। ये स्प्रिंग लगाने का कारण यही है कि ये इस बार को पकड़ के रखे, है ना। कोई तो चीज़ होगी जो उसको मूव करेगी, है ना। फाइनली हमारा जो मोटो है वो सर्किट को ट्रिप कराना है। तो सर्किट ट्रिप तभी करेगी जब रिले में एक फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट पहुँचेगा। तो जब वो ज़्यादा करंट पहुँचेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस करंट के पहुँचने के कारण ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा अमाउंट में डेवलप होगी और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक आपका स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों जब एक दूसरे से अधिक हो जाएं, किस केस में, ऑन द वर्ड्स ऑफ रिले ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक, रिले ऑपरेट कर रहा है या रिले मतलब अभी कोई भी ट्रिपिंग नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और जब इसको हमको ऑपरेट कराना होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तब मेरा रिले क्या करेगा, ट्रिप करेगा, अदरवाइज मेरा रिले ट्रिप नहीं करेगा। ठीक, ट्रिप करने का मतलब क्या, ये इससे आके क्या हो जाए, चिपक जाए। ठीक, तो ये कब चिपकेगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है दो ही तरह के फोर्स हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक आपका क्या है, रीस्ट्रेनिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स है वो एफआर है। तो एफआर को नोट किया जाता है आपका K2 से और एफई को नोट किया जाता है K1I² से। तो जब रिले ऑपरेट करेगा तब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, है ना। और जब रिले आपका ट्रिप करेगा तब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, रीस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो जब दोनों इक्वल होगा तो K1I² इक्वल्स टू K2 हो जाएगा। तो I² इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, K2/2।
K1, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट K2 बाई K1। तो ये कौन सी करंट है, दिस इज द करंट एट विच रिले ऑपरेट्स इन केस ऑफ डीसी ऑपरेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन की गई हैं। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेकंड फिगर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया गया है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे देखो, ये स्प्रिंग इसको पकड़ के रखी है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी और ऊपर वाला जो बार है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे वो अट्रैक्ट करेगी, क्या होगा, मेरा रिले ट्रिप करेगा। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो अपनी तरफ उसको खींच पाएगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम एसी देते हैं, ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जब हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका इंडक्शन रिले, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे एसी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, यहाँ पे एक आर्मेचर लगा है और ये मेरा ट्रिप सर्किट है जो कि उसको खींचती है। अब जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे एग्जाम में कि अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, तो आप दो अलग अलग कंडीशंस लिखोगे। एक कंडीशन होगी क्या, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए, और एक कंडीशन होगी क्या, जब शॉर्ट सर्किट होगी तब क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो प्लंजर है ये जाके चपक जाएगा और ये मेरा ट्रिप सर्किट के साथ चपक जाएगा। जैसे ये ट्रिप सर्किट के साथ कनेक्ट होगा, मेरा रिले ट्रिप कर जाएगा, है ना, और वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देगा। तो ये कब इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, जब यहाँ पे करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा में, करंट के जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो उसके प्रोपोर्शनली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यही कुछ कहानी यहाँ पे लिखी गई है जिसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप क्या है। उसी तरह सोलेनॉइड टाइप रिले है, यहाँ पे एक सोलेनॉइड वॉल्व लगाई जाती है जिसमें वही कॉइल है और वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट है बैलेंस बीम टाइप। तो बैलेंस बीम टाइप में भी आप देख सकते हो, बैलेंस बीम टाइप में स्प्रिंग ना लगा करके दो अलग अलग, जैसे स्प्रिंग की जगह हमने वहाँ पे लगा दिया क्या, रीस्ट्रेनिंग कॉइल, और एक तरफ लगा दिया क्या, ऑपरेटिंग कॉइल, है ना। रीस्ट्रेनिंग कॉइल क्या करेगा, आर्मेचर को पकड़ के रखा हुआ है ना, वहाँ पे एक हमने फिक्स्ड करंट दी हुई है, वो आर्मेचर को पकड़ के रखा हुआ है। अब ऑपरेटिंग कॉइल में जब उससे ज़्यादा करंट पहुँचेगी, तब ऑपरेटिंग कॉइल क्या करेगा, ट्रिप करेगा, अदरवाइज ट्रिप नहीं करेगा। तो दो अलग अलग कंडीशंस लिखी गई हैं कि जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होगा तब क्या होगा, और जब फॉल्ट आएगा तब क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, कि इंडक्शन रिले कैसे काम करता है, उसका टॉर्क इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। ठीक, फिर स्टैटिक रिले के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर रिले के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोग इसके नोट्स को प्रिपेयर कर लें कि भाई अट्रैक्शन टाइप और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले क्या होता है। ठीक है, उसके सारे डायग्राम प्रिपेयर कर लें और उसको अच्छे से लिख लें। लिखते वक्त हमेशा हमको ध्यान देना है कि हमको दो अलग अलग कंडीशन लिखनी है, कि जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब रिले कैसे ऑपरेट करेगा, और जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगा तब रिले कैसे ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।